नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। कांग्रेस ने केंद्र पर लगाया राहुल गांधी की जासूसी का आरोप। पुलिस ने बताया सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा। युवक कांग्रेस का गृह मंत्री के घर पर प्रदर्शन। केरल में वाम मोर्चे के बंद का मिलाजुला असर। वित्त मंत्री के.एम. मणि के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। कल विधानसभा में हुई हाथापाई का विरोध। लंदन में गांधी की प्रतिमा का अनावरण। प्रधानमंत्री कैमरन ने कहा ब्रिटेन के लिए प्रेरणा स्रोत हैं गांधी। अरुण जेटली ने बताया मजबूत रिश्तों की बुनियाद। प्रधानमंत्री मोदी ने दी जाफना में तमिलों को 26,000 मकान की सौगात। कहा तमिलों को मिले समान अधिकार। और विश्व कप में भारत ने जिम्बाब्वे को 6 विकेट से हराया। नाबाद शतक लगाने वाले सुरेश रैना मैन ऑफ द मैच। लगातार 10वीं जीत का रिकॉर्ड। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका सरकार से तमिल अल्पसंख्यकों को विकास में समान भागीदारी देने की अपील की है। उन्होंने आज उत्तरी प्रांत जाफना में स्थानीय तमिल नागरिकों को भारत की मदद से बने 26,000 घरों की सौगात दी। तमिल बहुल जाफना में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा इसके साथ ही आज संपन्न हो गई। उत्तरी श्रीलंका के तमिल बहुल इलाके जाफना में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी। आतंकवादी संगठन एलटीटी के प्रभाव वाले और युद्ध से सबसे ज्यादा पीड़ित रहे इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में तमिल अल्पसंख्यक रहते हैं। प्रधानमंत्री ने इन गरीब तमिलों के लिए भारत की मदद से बने 26,000 घरों की सौगात दी। उजड़े हुए परिवारों को बसाने के लिए भारत की तरफ से हजारों घर बनाने का अभियान चल रहा है और उसी के तहत कुछ मकान उन दुखी परिवारों को सुपुर्द करने का मुझे अवसर मिला है। दूसरे चरण के तहत भारत लगभग 45,000 घरों के लिए श्रीलंका सरकार को वित्तीय मदद मुहैया करा रहा है। स्थानीय तमिल लोग प्रधानमंत्री की इस यात्रा से उत्साहित हैं और देश के संघीय ढांचे के तहत स्थानीय प्रशासन में स्वायत्तता चाहते हैं। Jaffna itself is really an encouragement because we are all affected by the war, and as of to date, no constructive approaches towards the political issue has been found. So his visit and his speeches giving us more encouragement. यात्रा के दूसरे दिन जाफना में उन्होंने एक सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास भी किया। इससे पहले तले मन्नार में उन्होंने भारत की मदद से बन रहे रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। भारत के लिए गर्व की बात है कि जाफना में एक यूनिक प्रकार का और वर्ल्ड लेवल का कल्चरल सेंटर बनाने का हमें अवसर मिला है। इससे पहले प्रधानमंत्री कोलंबो से अनुराधापुर पहुंचे, जहां उन्होंने बोधि वृक्ष की पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की। राजीव गांधी की यात्रा के 28 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये श्रीलंका दौरा था। सेशेल्स और मॉरिशस के बाद आखिरी चरण के तहत प्रधानमंत्री शुक्रवार को श्रीलंका पहुंचे थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना के साथ हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच शुक्रवार को 4 समझौते हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाफना आकर न सिर्फ तमिलों को बल्कि श्रीलंका की सरकार को और पूरी दुनिया को यह संकेत देने की कोशिश की है कि तमिलों को जितनी जल्दी यहाँ की मुख्य धारा में शामिल किया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि बिना शांति के श्रीलंका और भारत का सहयोग शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा और न ही श्रीलंका का विकास संभव हो पाएगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ जाफना से अखिलेश सुमन। और समझने की कोशिश करेंगे इस दौरे से क्या हासिल हुआ है और जाफना जाकर किस तरह की उपलब्धि मैं कहूँगी दोनों देशों के लिहाज से। सबसे पहले चलेंगे हम इस वक्त कोलंबो, जहां से हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं। अखिलेश, आज से दौरा जरूर खत्म हो गया है, लेकिन जाफना का दौरा बहुत ही कई मायनों में बेहद अहम कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के लिहाज से। क्या कुछ आज हुआ और क्या अहम चीजें आज के दिन रही? तो जाफना को समझ नहीं पाए कि जाफना में पहले क्या था, किस तरह का गृह युद्ध यहाँ चलता था। और लोग बताते हैं कि यहाँ कई बार सड़कों पर लाशें बिछी मिलती थी, लेकिन आज का जाफना बिल्कुल बदल चुका है। मतलब यह है कि श्रीलंका की सरकार ने बहुत ही सफलतापूर्वक जाफना के लोगों को इस बात का भरोसा देने की कोशिश की है कि भारत के सहयोग से जो भी काम वहां चल रहे हैं उन काम में सफलता मिलेगी।
और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कविंद्र, वो ये है कि जाफना जो तमिल जो बहुल इलाका है, और तमिल लोगों को यह भरोसा नहीं हो पा रहा था कि उनको समान अधिकार मिलेगा, उनको अब यह भरोसा हुआ है कि भारत सरकार उनके साथ है, और भारत सरकार और श्रीलंका सरकार में अभी एक अच्छे संबंध हैं, और इस अच्छे संबंध की वजह से उनको जो एक अलग राज्य, मतलब उनको देश से अलग नहीं होना चाहिए, उनको देश के अंदर ही, जैसे भारत में जो अलग राज्य की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर जिनके पास है, जिनके पास फिनांस होता है, जिनके पास बजट बनाने का अधिकार होता है, ये सारे अधिकार उन्हें मिले ताकि वो एक संपूर्ण राज्य की तरह, श्रीलंका के 9 राज्यों में से वे भी एक राज्य की तरह रहें, और उनके हाथ में यहाँ की सत्ता हो, ताकि वो केंद्र सरकार के साथ जरूरत के हिसाब से बातचीत भी करें। केंद्र सरकार के साथ रक्षा संबंध, वो नहीं चाहते कि रक्षा उनके हाथ में रहे, लेकिन एक राज्य का दर्जा चाहते हैं। और इस मामले में लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ की सरकार को यह बताने में सफलता प्राप्त की है कि भारत में जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, उस तरह का सिस्टम अगर श्रीलंका में चलाया जाए तो शायद सफल लोकतंत्र होगा। और जिस तरह का लोकतंत्र भारत में लगातार सतत तरीके से चल रहा है, जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भारत में होते रहे, उन्होंने लगता है कि यह सलाह दी है मैत्रीपाला सिरिसेना को कि अब लड़ाई का समय खत्म हो गया और अब सबको मिलाकर साथ चलने की जरूरत है। और यहाँ सिहली से भी अगर बात करें आप, तो सिहली लोगों का भी कहना है कि अब कोई दुर्भाव नहीं है उनको तमिलों से, और तमिल लोग भी बहुत ही शांति से और बहुत ही सुख से अभी रह रहे हैं, और बस माजून है बदल चुकी है। और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन के बाद स्थानीय लोगों की एक नई उम्मीद जगी है। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए आपका। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जी पार्थसारथी साहब हैं, पूर्व राजनयिक, और आपको बता दें कि आखिरी दौरा जो किसी प्रधानमंत्री का था भारत की ओर से, वो राजीव गांधी साहब का था, जो कि जुलाई 1987, और उस वक्त पार्थसारथी साहब उनके साथ भारतीय जो ग्रुप था उनके साथ वहां पर मौजूद थे। स्वागत सर आपका। सबसे पहले तो उस वक्त के बाद लंबा अरसा बीत गया है, रिश्तों के लिहाज से भी, और श्रीलंका और जाफना में भी मैं कहूँ कि एक बड़ा परिवर्तन, बहुत चेंज। इस दौरे को कितनी ज्यादा अहमियत आप देते हैं श्रीलंका के लिए? देखिए, जब मैं गया था 87 को जाफना, गोलियां बरस रही थी, मैं जनरल कलकट के साथ गया। भारतीय शांति सेना वहाँ था, वो भी संघर्ष में मजबूरी होकर उनको भागीदारी करना पड़ा। लेकिन प्रयास हमारा यही रहा है कि एक किस्म का स्वायत्तता या ऑटोनॉमी दी जाए तमिल इलाकों को। उसके लिए हमारे कहने पर उन्होंने अपना संविधान का संशोधन किया। लेकिन संशोधन करने के बाद गृह युद्ध के कारण उन्होंने जो हक और अधिकार देने थे तमिलों को, उन्होंने नहीं दिया। संशोधन तो है। दूसरी बात यह है कि गृह युद्ध खत्म होने के बाद भी एक किस्म से जो रुख राष्ट्रपति राजपक्षे ने अपनाया, वो किसी विजय का एक किस्म का छवि बनाया अपने के लिए कि उन्होंने हरा दिया था। तो उनको समझाना पड़े भाई कि अपने ही जनता को आप हरा नहीं सकते। अपने जनता को अपने एक भागीदारी का भावना होना चाहिए, और अपनी अंदरूनी सियासत में आपको उन्हें शामिल करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस तरह से सरकार परिवर्तन वहाँ हुआ है, इसके बाद ज़रूर जो तमिलों के लिए स्वायत्तता के मांग है, उसे पूरा करने का प्रयास होगा। लेकिन एक चेतावनी देना चाहता हूँ, श्रीलंका डरता है कि वो छोटा सा द्वीप है और उस किस्म का स्वायत्तता नहीं दे पाएगा जो हम अपने प्रांतों को देते हैं। लेकिन स्वायत्तता जरूर मिलेगा और बढ़ेगा। जब नरेंद्र मोदी अगर जाफना में जाकर आज ये कहते हैं कि समान अधिकार उन्हें मिलने चाहिए, विकास समान अधिकार तो मान जाएंगे, विकास में भागीदारी, तो क्या ये माना जाए कि कुछ संकेत बातचीत के बाद ही मिले होंगे, तभी प्रधानमंत्री समान अधिकार तो मिल जाएंगे? तो जो उन्होंने जाफना में कहा समान अधिकार, वो जरूर निश्चित तौर से मिलेंगे। लेकिन राजनीति में और विकास में भागीदारी भी क्या शामिल होगा इसमें? हाँ, जरूर होगा। लेकिन और बात यह है कि तमिलों ने ये सीख लिया है कि वहाँ भी मिले जुले कोalition गवर्नमेंट बन रहे हैं, तो अगर अपना हक उनको उन्होंने पूरा करना है तो ये कोalition पॉलिटिक्स का फायदा उठाना पड़ेगा। ये सिरिसेना नहीं जीत पाते तमिलों के वोट के बिना, वो समझ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो संदेश प्रधानमंत्री ने दिए वो सबको खुश कर दिए। एक तो उन्होंने श्रीलंका के एकता का और अखंडता पर पूरा जोर दिया, उन्होंने किया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप ही के राष्ट्र हित में है कि यहाँ इस तरह के संघर्ष ना हो दो समुदाय के बीच।
तीसरी चीज, एक और चीज उन्होंने कहा, अब जाफना जाने से पहले वो अनुराधापुरा गए। श्रीलंका में बहुमत बौद्ध धर्म के हैं, और उन्होंने ये दिखा दिया कि हमारे देश में हमारा ज़्यादा मतभेद नहीं होता बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच। हम आपके यहाँ आकर भगवान बौद्ध के शरण में आने के लिए तैयार हैं। जो पेड़ वहाँ है वो भगवान बौद्ध के समय का है। तो उससे एक आश्वासन उनको गया है कि भारत उनकी एकता के और अखंडता पर अटल है। तो मैं समझता हूं कि जिस किस्म की भागीदारी तमिल चाह रहे हैं उसकी दिशा में जरूर श्रीलंका सरकार आगे जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो तमिल जो 30 साल के संघर्ष में बिल्कुल एक किस्म से निराश हो गए थे, घर छोड़कर भागना पड़ा उन्हें, मकान नहीं जीने के लिए। दूसरी बात ये कि बिजली का और किसी किस्म के उत्पादन का कोई संभव ही नहीं था। तो ये जो 26,000 मकान हमने दी है, ये उनके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और वो कभी नहीं भूलेंगे। यानी कि संकट के समय में ये अमेरिका वगैरह पैसे वाले देश नहीं आए, भारत उनके लिए आया। ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि अटैचमेंट के लिहाज से अटैचमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे याद है कुछ दिन पहले अगर भारत श्रीलंका का क्रिकेट मैच हुआ करता था तो जाफना के लोग भारत के पक्ष में होते थे। बिल्कुल पार्षद साहब, वक्त की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो तमाम अपने पहलुओं पर ध्यान खींचा और जिस तरीके से इस पूरे दौरे को देखा जा रहा था उसको बहुत ही बारीकी से आपने दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में दिल्ली पुलिस की जांच ने राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जासूसी कराने का आरोप लगा दिया है, तो सरकार और दिल्ली पुलिस इसे एक सामान्य प्रक्रिया बता रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस के डीसीपी स्तर के अधिकारी ने आज राहुल गांधी के आवास पर जाकर पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा भी लिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के घर और दफ्तर पर दिल्ली पुलिस की पूछताछ के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कुछ दिन पहले हुई इस जांच में पुलिस ने राहुल गांधी के हुलिये और रंग रूप से जुड़ी जानकारी जुटाई थी। नाराज कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अपने शीर्ष नेताओं की जासूसी करने का आरोप लगाया है। चार्जिंग द गवर्नमेंट, वी आर कंडेमिंग द गवर्नमेंट, वी आर स्ट्रांगली एंड द स्ट्रांगेस्ट पॉसिबल वर्ड्स डेप्रिकेटिंग दिस काइंड ऑफ conduct, not only about Congress political opponents and Mr. Rahul Gandhi in particular, but I am very specifically saying generally political opponents of other opposition political parties. दिल्ली पुलिस ने इसे वीआईपी सुरक्षा से जुड़ी नियमित जांच का हिस्सा बताया है। ना सरकार का इसमें कोई लेना देना है, ना होम मिनिस्ट्री का लेना देना है। इसमें ये एक कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो कई तरह की रूटीन एक्टिविटीज पुलिस करती है उसका एक हिस्सा था। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर अपने ढंग से सफाई दी है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने स्वयं इस पर बोला है और उसे कोई स्नूपिंग के रूप में नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की बात ऐसे समझ में आ रही है। हर चीज पे राजनीति करना, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाने की जो बात करी है वो गलत है। एक देश में पार्टी ऑलरेडी है जिसकी राजनीति सिर्फ आरोप पर आधारित है। इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस के डीसीपी स्तर के एक अधिकारी शनिवार को फिर राहुल गांधी के तुगलक लेन स्थित आवास पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी हासिल की। राहुल गांधी 23 फरवरी को बजट सत्र शुरू होने के बाद से ही अवकाश पर चल रहे हैं। विपिन चौहान के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस बीच राहुल गांधी की जासूसी के विरोध में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस ने जासूसी पर केंद्र सरकार की आलोचना की, तो वहीं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में 2 कार्यकर्ताओं के घायल होने पर कड़ा ऐतराज भी जताया। केरल में वित्त मंत्री के.एम. मणि के खिलाफ आज वाम मोर्चा ने हड़ताल की और उनके इस्तीफे की मांग की। विपक्ष ने मणि पर घूस लेने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को बजट पेश करने का विरोध किया था। इस दौरान विधानसभा में हाथापाई और तोड़फोड़ भी हुई थी। कांग्रेस ने विपक्ष के इस रवैये का विरोध किया है। केरल के कई शहरों में शनिवार को सूनी सड़कें, बंद दुकानें और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई दी।
शुक्रवार को विधानसभा में झड़प के विरोध में वाम मोर्चा एलडीएफ ने एक दिन का केरल बंद रखा। वाम दलों के नेताओं ने मोर्चा निकालकर केरल के वित्त मंत्री के.एम. मणि के बजट पेश करने और विधानसभा में विधायकों से हाथापाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। The real issue is the presentation of the budget of Kerala Assembly by a most corrupted minister. He is not involved in ordinary corruption. It is a budget corruption also. कांग्रेस ने विपक्ष की हड़ताल और केरल बंद का विरोध किया है। They were doing it totally one-sided. The shame which was brought to the Kerala legislature was the sole responsibility of the left. And after indulging in all this kind of offensive action, now they have come out with a band against whom? They should stage a band against themselves. छिटपुट घटनाओं को छोड़कर बंद शांतिपूर्ण रहा। कुछ वाहनों पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसमें कई लोग चोटिल हुए। हड़ताल के चलते लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। ഞാൻ മാറാഞ്ചിറന്നാണ് വരുന്നത്. എനിക്ക് കിഴക്കേക്കോട്ട വരെ പോകണം. ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് പോകാൻ നോക്കിയിട്ട് നടന്നില്ല. അങ്ങനെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് കിഴക്കേക്കോട്ട ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണത്. ഞാൻ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച് കുടിക്കാൻ ഒരു വെള്ളം പോലും കിട്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ അങ്ങ്. शुक्रवार को विधानसभा में विपक्ष ने वित्त मंत्री के.एम. मणि को बजट पेश करने से रोकने की कोशिश की थी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच झड़प और विधानसभा के भीतर तोड़फोड़ हुई थी, जिसके बाद विपक्ष ने केरल बंद बुलाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार ने 1 महीने का अपना कामकाज पूरा होने पर अपनी पीठ थपथपाई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे एक अच्छा अनुभव बताया और पूरी शिद्दत के साथ काम करते रहने की बात कही। हालांकि दिल्ली सरकार ने अभी तक किसी बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने विकास कम और विवादों में ज्यादा रहने के आरोप लगाए। सरकार का 1 महीना पूरा होने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रिपोर्ट कार्ड लेकर आखिरकार मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि बीते 1 महीने में सरकार ने चुनावों के दौरान किया बिजली हाफ और पानी माफ का वादा निभाया। इसके अलावा 2 साल से रुकी वृद्धावस्था पेंशन जारी हुई। महिला सुरक्षा के लिए अति संवेदनशील इलाकों की पहचान कराई जा रही है। निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं और 20,800 ई रिक्शों को लाइसेंस जारी किए हैं। अगर देखें तो पिछला 1 महीना सिस्टमिक रिफॉर्म्स में, सरकार के कामकाज के तरीके बदलने में, उसके लिए आईटी को मैक्सिमम कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसकी संभावनाएं तलाशने में इस समय निकला है। आम आदमी पार्टी के लिए बीता 1 महीना खेमेबाजी और उथल पुथल भरा ही रहा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे नेताओं को लेकर विवाद के बीच स्टिंग और खुलासों का दौर जारी है। विपक्ष ने भी इसी को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया है। सरकार मेजोरिटी में आए और 31 मार्च तक आप लगभग 2 महीने में बजट प्रपोजल्स तक नहीं बना पाए। कोई डेवलपमेंट का काम पता नहीं, सोशल वेलफेयर स्कीम का पता नहीं, कोई बिजली पानी में कोई सुधार हुआ हो, एजुकेशन में सुधार हुआ, मेडिकल में सुधार हुआ, मुझे नहीं लगता। हमने जहां छोड़ा था आज वहीं खड़े हैं। पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसका मकसद असंतोष को साधना भी माना जा रहा है। 24 और 25 मार्च को विधानसभा का 2 दिन का सत्र भी बुलाया गया है, जिसमें सरकार लेखानुदान पारित कराएगी, जबकि बजट जून में पेश किया जाएगा। केजरीवाल की गैर हाजिरी में जारी किए गए रिपोर्ट कार्ड से भले ही दिल्ली सरकार संतुष्ट हो, लेकिन विपक्षी दल इसमें सिर्फ खामियां ही ढूंढते नजर आ रहे हैं। बहरहाल दिल्ली सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड में पासिंग मार्क्स लेगी या नहीं, ये तो सिर्फ जनता ही तय कर सकती है। कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। सुरेश भैयाजी जोशी तीसरी बार आरएसएस के महासचिव चुन लिए गए हैं। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की सालाना बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। भैयाजी जोशी का कार्यकाल अगले 3 वर्षों यानी मार्च 2018 तक का है। गौरतलब है कि रविवार को इस 3 दिवसीय बैठक का समापन होगा। ब्रिटेन के लोगों के लिए महात्मा गांधी हमेशा से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। वहां की आने वाली पीढ़ियां भी महात्मा गांधी के आदर्शों पर अमल करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने लंदन के संसद चौराहे पर गांधी की आदमकद प्रतिमा के अनावरण के मौके पर ये बात कही और इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे।
लंदन के संसद चौराहे पर शनिवार को गांधी का प्रिय भजन गूंज रहा था। मौका था गांधी की 9 फुट ऊंची प्रतिमा के अनावरण का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रतिमा का अनावरण किया। यहाँ उन्हीं हस्तियों की प्रतिमा लगी है जो सरकारी पदों पर रहे हैं। यहाँ बापू की प्रतिमा इस नियम का अपवाद है। गांधी की मूर्ति के बगल में विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियों की प्रतिमा है। I hope that as Gandhi takes up residence in this great square, at the heart of our politics and our democracy, that we can all be blessed with the wisdom of Gandhi today, tomorrow, and generations to come. But it's a greater tribute to Britain to recognize Gandhiji's contribution and choose to place the seditious half-naked fakir next to his one-time nemesis Churchill. And of course next to the man that Gandhiji inspired, Nelson Mandela. गांधी आखिरी बार 1931 में लंदन गए थे। तब लंदन की ठंड से बचने के लिए बापू ने खुद को शॉल से ढक लिया था। फिलिप जैक्सन की बनाई प्रतिमा में गांधी आज इसी अंदाज में सबके सामने हैं। The world of tomorrow must be, will be, a society based on non-violence. That is the first law. Out of that, all other blessings will follow. Generations of pedestrians, young and once young, from all nationalities and customs who will come here and see the statue, I offer to Britain's sense of history. वित्त मंत्री अरुण जेटली 2 दिन के लंदन दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबर्न से मुलाकात की। उन्होंने कई दूसरे कार्यक्रमों में शिरकत की और कहा कि भारत में कारोबारी माहौल बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। इसके लिए कर ढांचे को तर्कसंगत बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि पर्यावरण को नुकसान और जलवायु परिवर्तन मौजूदा दौर में बड़ी चुनौतियां बनकर उभरी हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए पर्यावरण की रक्षा जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में वैश्विक पर्यावरण के मामले पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के चलते ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी हो रही है और उसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने वाला जकीउर रहमान लखवी फिलहाल जेल में ही रहेगा। पाकिस्तान की सरकार ने उसे कानून के तहत 1 महीने हिरासत में रखने का आदेश दिया है। कल जेल में कोर्ट के आदेश की कॉपी न पहुंचने के चलते लखवी रिहा नहीं हो सका था। जकीउर रहमान लखवी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम 1 महीने तक हिरासत में ही रखा जाएगा। लखवी के वकील ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लखवी को हिरासत में रखने को शुक्रवार को गैर कानूनी करार दिया था और उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया था, लेकिन जेल अधिकारियों को कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिलने के चलते रिहाई नहीं हो पाई थी। भारत ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब कर विरोध दर्ज किया था। वहीं अमेरिका ने भी पाकिस्तान से मुंबई आतंकवादी हमलों के साजिश करने वालों को न्याय के कटघरे में लाने की बात कही है। लखवी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल है। उसे दिसंबर 2008 में मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने और अंजाम देने के आरोप में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने मालदीव में चल रहे घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को 13 साल की सजा सुनाए जाने के बाद आई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वो मालदीव के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को शुक्रवार को अदालत ने आतंकवाद निरोधी कानून के तहत दोषी ठहराया। उन्हें 2012 में एक जज को बंधक बनाने के मामले में 22 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि नशीद के पास मालदीव हाईकोर्ट में अपील करने का संवैधानिक अधिकार है। पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने पुलिस और सेना के विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए फरवरी 2013 में माले स्थित भारतीय उच्चायोग में शरण भी ली थी। नशीद की गिरफ्तारी के बाद मालदीव में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और राष्ट्रपति अब्दुल यामीन के इस्तीफे की मांग की जा रही है। भारत नशीद की गिरफ्तारी और बदसलूकी समेत मालदीव के घटनाक्रम पर पहले भी कई बार चिंता जता चुका है। उसने सभी पक्षों से संवैधानिक दायरे में अपने मतभेद सुलझाने की भी सलाह दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राजनीतिक हालात को देखते हुए अपने विदेशी दौरे में मालदीव को शामिल नहीं किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण चीन सागर में अपनी नीतियों के लिए आलोचना झेल रहे चीन ने कहा है कि इस क्षेत्र में आवाजाही की आज़ादी पर रोक नहीं है।
दिल्ली में चीन के राजदूत ली युनचेंग ने कहा कि दक्षिण चीन सागर पूरी तरह स्थिर क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चीन पूरी तरह गंभीर है, क्योंकि उसके 3/4 सामान का आयात निर्यात इसी रास्ते से होता है। दक्षिण चीन सागर पर चीन का वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनई के साथ विवाद है। चीन इस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की मौजूदगी का भी विरोध करता है। वियतनाम ने यहाँ ONGC विदेशी लिमिटेड को तेल के कुएं दे रखे हैं और वो चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाए। देश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को इस बीमारी से 47 और लोगों की मौत की खबर आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वाइन फ्लू से अब तक 1674 मौतें हुई हैं। वहीं इससे पीड़ितों की संख्या अब 29,000 को पार कर चुकी है। गुजरात में स्वाइन फ्लू से सबसे ज़्यादा 375 मौतें हुई, जबकि राजस्थान में इस बीमारी से 372 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप क्रिकेट में जीत का नया कीर्तिमान बनाया है। उसने आज जिम्बाब्वे को 6 विकेट से हराकर लगातार 10वीं जीत हासिल की। क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला अब 19 मार्च को मेलबर्न में बांग्लादेश के साथ होगा। धोनी के इस छक्के के साथ टीम इंडिया ने इस विश्व कप में जीत का सिक्सर लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने लगातार 10वीं जीत दिलाकर वेस्टइंडीज के दिग्गज कप्तान क्लाइव लॉयड का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। ऑकलैंड में धोनी के बल्ले की धाक दिखी तो सुरेश रैना के बल्ले से भी रनों की बरसात हुई। जिम्बाब्वे के 288 रनों के टारगेट के जवाब में टीम इंडिया का आगाज अच्छा नहीं रहा। उसने 92 रन पर ही 4 बड़े विकेट गंवा दिए। इसके बाद रैना और धोनी ने संभलकर खेलते हुए टीम को रोमांचक जीत दिलाई। मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए सुरेश रैना ने 110 रन की नाबाद पारी खेली तो धोनी ने नाबाद 85 रन बनाए। I think it couldn't have been better in the sense, if you're playing the last game of the league stage and if you get an easy win, you don't get a lot out of that game. What was good was the spinners were put under pressure, and also we lost quick wickets initially, and that actually put our middle and lower middle order under pressure. So we gained a lot out of it. इससे पहले टॉस जीतकर कप्तान धोनी ने जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। जिम्बाब्वे की पूरी पारी 287 रन पर सिमट गई। शमी, उमेश यादव और मोहित शर्मा ने 3-3 विकेट लिए। इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने लगातार 6ठी बार विरोधी टीम को ऑल आउट किया। 19 मार्च को मेलबर्न में भारतीय टीम बांग्लादेश से क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।